की सेविका के क्लास 32 में आप सभी का स्वागत है। वन लाइनर क्लासेस चल रही हैं, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखा करिए। जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए क्वेश्चन शामिल है आज के क्लासेस में, यहाँ पे किसी भी क्लासेस में इसके पहले वाले सभी के सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। बाकी जो रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को आप एक बार 10 मिनट का 15 मिनट का समय निकाल करके पूरा आप जरूर सुना करें। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और बाकी की क्लासेज अगर आपको न मिल पाए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल दोनों ही लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सेंसस 2011 जनगणना 2011। जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती है तब तक पुरानी वाली जनगणना के ही डाटा से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में देखी गई थी? मेघालय राज्य में। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर नागालैंड राज्य में। यानी हर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कुछ न कुछ जनसंख्या वृद्धि हुई थी। भारत में अगर देखेंगे जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 में तो 17.72% या 7% तक आप याद रखिएगा, 17.7%। लेकिन नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या में गिरावट देखी गई थी। इसी को यहाँ पर नकारात्मक वृद्धि बोला गया है। नकारात्मक वृद्धि का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या में कमी देखी गई थी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का हमने बताया था आप सभी को। 2001 में पश्चिम बंगाल था, 2011 में बिहार। जबकि 2001 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी अरुणाचल प्रदेश था और 2011 में भी यही था। आपसे 2011 का पूछा जाएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। यूपी का बता सकते हैं आप सभी, क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक? यहाँ पर यूटी की बात की जा रही है, संघ शासित प्रदेश की, तो दादरा एवं नगर हवेली। 6 देखिए इसके बाद, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर के लगभग बराबर रही? असम राज्य की। भारत की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। लगभग इसी के आसपास असम राज्य की भी जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। एक आप देखेंगे जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष क्वेश्चन करके पूछा गया है कुछ एग्जाम्स में, तो 1921 को बोला जाता है। 1911 से 1921 के दौरान क्या हुआ था? जनसंख्या में गिरावट देखी गई थी पूरे भारत की, और उसके बाद फिर जनसंख्या में वृद्धि होती गई और 1961 से लेकर के 1971 के बीच में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई थी। ये सभी क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय हो गया। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, सबसे लंबा जीवन काल। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, ये कोशिकाओं के क्रम में बात की जा रही है। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंप्लीट नहीं लिखा हूं लेकिन आप समझ जाएंगे, इसको मुझे पता है। कोशिकाओं के संदर्भ में लिखा गया है। मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मस्तिष्क के असर पे चोट लगने पर आप देखेंगे उसका प्रभाव दूरगामी हो जाता है। जैसे और इसी तरह से शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं, जैसे आपका लीवर यकृत हो गया, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो खुद रिकवर कर लेता है। पुनरुद्भवन का मतलब हो गया रिकवर करना। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में और न्यूनतम पुनरुद्भवन रिकवर करने की क्षमता ये कोशिकाओं के संदर्भ में है, सेल के संदर्भ में है। तो न्यूनतम हो जाएगा आपका मस्तिष्क में और अधिकतम हो जाएगा लीवर या फिर यकृत में। ओ रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और ए बी रक्त समूह को यूनिवर्सल एक्सेप्टर सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसी वजह से ये सार्वत्रिक दाता है। किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को ये रक्त दिया जा सकता है ओ ग्रुप का, ठीक है। इसी तरह से ए बी रक्त समूह में दोनों ही एंटीजन होते हैं, ए और बी एंटीजन, इसीलिए किसी भी रक्त समूह का रक्त इनको दिया जा सकता है। व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ माना जाता है गर्भाधान से।
रक्त शुद्ध होता है किडनी द्वारा। ध्यान दीजिएगा, रक्त का ऑक्सीजनीकरण फेफड़े के द्वारा होता है। फेफड़े में हम शोषण करते हैं, फेफड़े में ऑक्सीजन आया, रक्त जो है रक्त वाहिकाओं के द्वारा फेफड़े में वहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है। जो शिराएँ जो धमनियाँ होती हैं, दोनों का कार्य आपको पता होना चाहिए। और उसमें भी जो महाशिरा है महाधमनी है, फुफ्फुस शिरा है फुफ्फुस धमनी है। ये तीन अलग अलग यहाँ पर नाम है। जैसे केवल शिराएँ बोला जाएगा तो जो शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय को लेकर आती हैं। धमनी बोला जाएगा तो जो शरीर को शुद्ध रक्त पहुँचाती हैं। महाशिरा और महाधमनी बोला जाएगा तो महाधमनी जो हृदय से, यानी जहाँ से हृदय द्वारा पंप के द्वारा संपूर्ण शरीर के लिए रक्त भेजा जाता है। और महाशिरा यानी जो संपूर्ण शरीर से रक्त हृदय में आता है, अशुद्ध रक्त जो हृदय में आता है। इसी तरह से फुफ्फुस धमनी, तो फुफ्फुस धमनी के बारे में एक्सेप्शन है, अपवाद है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो धमनी में शुद्ध रक्त और शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो जो रक्त ऑक्सीजन से युक्त होता है उसी को हम शुद्ध रक्त बोल देते हैं। लेकिन बेसिकली जो बेसिकली जो शुद्ध रक्त होता है या फिर जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो किडनी के द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है, गुर्दे के द्वारा होता है। आप देखेंगे कि जो मनुष्य का रक्त होता है प्लाज्मा और जो कण होते हैं, कणिकाएँ होती हैं, उनसे मिलकर के बनी होती हैं। और इन कणिकाओं में भी आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। सबके अलग अलग कार्य भी हैं। आरबीसी का कार्य क्या होता है? इसमें होते हैं हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाते हैं। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त के स्कंदन में सहायता करता है शरीर के बाहर। इसी तरह से प्लेटलेट्स के कार्य कुछ और भी होते हैं, जो पचा हुआ या जो अवशोषित भोजन होता है उसको शरीर में प्रवाह करना। कई कार्य होते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य कार्य है आपको पता होना चाहिए। फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहलाता है श्वसन। फेफड़े की जीवन धारिता में कितनी अनुपूरक वायु आती है? 1600 घन सेंटीमीटर। पाचन क्रिया में प्रोटीन परिवर्तित होते हैं एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड्स में, और शरीर में कुल 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 24 या फिर 22 भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन राइट आंसर 20 ही होता है। शरीर में 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं जिन्हें पोषक आहार के माध्यम से प्राप्त करना होता है, और 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति शरीर स्वयं कर लेता है। उन्हें हम नॉन इसेंशियल या फिर अनावश्यक या सामान्य एमिनो अम्ल कहते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए हर तरह से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछे आप गलत ना करें। और हमारी अपनी पूरी कोशिश है कि हमारे क्लासेस से, हमारे प्रैक्टिस सेट से जितने भी क्लासेस आपको करवा दे रहे हैं यहाँ पर, सभी के सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपके रिलेवेंट है सिलेबस से। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारा मटेरियल आपको करवा दिया और उसमें आपके आधे सिलेबस से हैं, आधे सिलेबस से नहीं है, आधे जो है आपके एग्जाम में आने की उनकी उम्मीद भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहे हम। बाकी आप सेल्फ स्टडी करते रहें, चीज़ों को और अच्छे से विस्तार से पढ़ते रहें, लेकिन जितना आपको क्लासेस हम दे रहे हैं क्वेश्चन, हमारी पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर होना चाहिए। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन वहाँ से मिले? आपने थोड़ा ही पढ़ा, लेकिन आपने पूरी तरह से वही क्वेश्चन, वही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ाई की जहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। स्नातक लेवल की भर्ती है तो पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा। पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। और सर्वाधिक पाचन की क्रिया कहाँ पर होती है? छोटी आंत में ही होती है। वैसे तो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है मुख से स्टार्ट हो जाता है, जबकि प्रोटीन का पाचन आमाशय स्टमक से स्टार्ट होता है। लेकिन सर्वाधिक पाचन की बात पूछेगा तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और सर्वाधिक पचे हुए भोजन का, यहाँ पर आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, सर्वाधिक पचे हुए भोजन का अवशोषण, सर्वाधिक पचे हुए भोजन का अवशोषण यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटी आंत में होता है। और सर्वाधिक पाचन की क्रिया भी छोटी आंत में होती है। अगर यहीं पर क्वेश्चन रहेगा सर्वाधिक जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। पित्तरस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लेडर में होता है। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम जानते रहिए,
क्योंकि एग्जाम में आपसे पता नहीं कौन सा उसमें वर्ड पूछ दे, हिंदी वाला या फिर इंग्लिश वाला। पित्तरस सहायता करता है, हालांकि आपका बाइलिंगुअल पेपर होना चाहिए। पित्तरस सहायता करता है वसा के पाचन में, फैट के पाचन में सहायता करता है। शुक्राणु जनन का नियमन करता है एंड्रोजन हार्मोन, ये पुरुष हार्मोन है, पुरुष लिंग हार्मोन है। इसी तरह से महिलाओं के लिए आप देखेंगे एस्ट्रोजन। कोलेस्ट्रॉल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो शिशु के जन्म के तुरंत पश्चात माता का जो शुरुआत की जो 2-3 दिन का जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसी को क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, विशेष करके आपके आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वाले एग्जाम्स में। तो कोलेस्ट्रम में सर्वाधिक कई चीज़ें होती है, इसमें लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ पोषक तत्वों की कमी देखी गई है हालिया रिसर्च में, तो आप देखेंगे एक DHA और एरिकिडोनिक अम्ल की जो आवश्यकता है मस्तिष्क के विकास के लिए, उनको अलग से देने पर भी जोर दिया गया है। वैसे तो आप देखेंगे कि जो माता का दूध होता है 6 मंथ तक उनको बच्चे को पिलाना चाहिए, मतलब अनिवार्य होता है। WHO की भी अनुशंसा है। तो उसमें लगभग बच्चे के विकास के लिए सभी जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए, और विटामिन ए करता क्या है? इसके और कई उपयोग हैं आँखों के विकास के लिए, लेकिन इसका सबसे अच्छा जो इसका आप एप्लीकेशन देखेंगे तो वृद्धि और विकास के लिए विटामिन ए की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, वृद्धि और विकास के लिए। और बच्चे को वृद्धि और विकास ही सबसे ज़्यादा, बच्चे में वृद्धि और विकास ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस समय जो है बच्चे को विटामिन ए की आवश्यकता के साथ साथ प्रोटीन की भी पर्याप्त आवश्यकता होती है। फाइलेरिया रोग में सूजन आ जाती है। फाइलेरिया या फिर इसी को हम हाथी पाँव भी रोग बोलते हैं, हाथी पाँव रोग। इसमें पैर में सूजन हो जाती है, वृषण कोशों में सूजन हो जाती है, शरीर के अन्य भागों में भी सूजन देखने को मिल जाते हैं। गंजापन रोग किसके वजह से होता है? तो कवक की वजह से होता है। कौन सा कवक है? टीनिया केपिटाइटिस या टीनिया केपिटिस भी आपको देखने को मिल सकता है, कीनिया टेपिटाइटिस या फिर कीनिया टेपिटिस, टीनिया केपिटिस। रेबीज के टीके का विकास लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था किस वर्ष को? 2001 को। दहेज निरोधक कानून लागू हुआ था 20 मई 1961 ईस्वी में। बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को कार्य में नियोजन का प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष तक के बच्चों को आप कहीं पर भी कार्य नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। महिला ई-हाट क्या है? महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए महिला ई-हाट सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है पोर्टल के माध्यम से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015। तो वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य, देखिए कुछ जो हमने यहाँ पर ऊपर योजनाएं बताई आपको, इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमने केवल क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको नहीं बताएं विस्तार से, उनको यहाँ पर विस्तार से भी बताने का प्रयास करें ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहें। वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 को शुरुआत हुई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य वन स्टॉप सेंटर OSC स्थापित करना है, जिसे निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाता है। निजी या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाति वर्ग धर्म क्षेत्र यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के बावजूद हिंसा से प्रभावित महिलाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करना। महिला हेल्पलाइन नंबर 1 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। परिवार समुदाय कार्यस्थल आदि सहित सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में यौन अपराधों और उत्पीड़न सहित हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन और गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रदान करना। 38 उज्ज्वला योजना तस्करी की रोकथाम और बचाव, तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए एक व्यापक योजना। एक देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो गैस जो LPG कनेक्शन मुफ्त LPG कनेक्शन देने से संबंधित है। ये आपका उज्ज्वला स्कीम है, उज्ज्वला योजना है। यही क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था, इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद भी देखने को मिला था। महिला ई-हाट की शुरुआत 7 मार्च 2016 को की गई थी, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया स्टैंड अप इंडिया पहल का हिस्सा बनने में सक्षम बनाएगा उन्हें। 40 देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का।
और सेशन आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें अधिक से अधिक। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB की स्थापना 1953 में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना और कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करना। कुछ देखिए जो नई स्कीम, नई योजनाएं आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड या फिर सिलेबस पर आधारित हैं। साथ ही साथ कुछ पुरानी योजनाएं हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, तो उन योजनाओं को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सेशन आज का यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो भी आपको समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है सूचना। धन्यवाद।